नावल पछतावा जिंदगी भर का पार्ट 5। जोया और हारिस रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने का वेट कर रहे थे जब हारिस की नजर हाथ हिलाते दोस्त पर पड़ी। मैं आता हूँ, खाना आया तो तुम शुरू कर देना, मैं बस 5-10 मिनट तक आया। ओके, जोया ने सर हिलाकर कहा तो हारिस उठकर चला गया। जोया दूसरे टेबल पर बैठे एक कपल को देखने लगी जो किसी बात पर आपस में उलझ रहे थे, और फिर बीवी मुंह फुलाकर बैठ गई और शौहर उसके मन्नतें करने लगा। मैसेज बेल हुई मोबाइल की। जोया का ध्यान एकदम उस कपल से हट गया। टेबल पर पड़े हारिस के मोबाइल पर मैसेज आया था। जोया ने अनदेखा कर दिया। कुछ सेकंड बाद दोबारा मैसेज बेल हुई और स्क्रीन पर भेजने वाले का नाम रोशन हो गया। मैसेज के साथ जोया ने मोबाइल उठाकर भेजने वाले का नाम देखा जो जान के नाम से सेव था। जोया को अजीब सा लगा। नाम तो बेध्यानी में मैसेज ओपन करके देखने लगी। तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ, जल्दी कॉल करो मुझे। मैसेज पढ़ने के बाद जल्दी से जोया ने मोबाइल अपनी जगह रख दिया और माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। जोया की समझ में नहीं आया कि क्या है। मैसेज किसी लड़की का था, कौन है? जोया का ज़हन उलझ गया। वेटर खाना सर्व करके जा चुका था। जोया सोच में डूब गई। खाना शुरू नहीं किया तुमने अभी तक? कहाँ भी था कि खाना आए तो शुरू कर देना, मैं आता हूँ। हारिस खाना ऐसे ही पड़ा देखकर बोला, क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए तुम जोया? जोया किसी गहरी सोच में खो चुकी थी। हारिस ने उसका जवाब ना पाकर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। जोया का सक्तर टूट गया और वो खामोशी से हारिस को देखने लगी जो अपनी प्लेट में बिरयानी डालने के बाद जोया के प्लेट में डाल रहा था। अब क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हारिस जोया की नजरों में खुद पर महसूस कर चुका था, इसलिए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसी ही। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से खाना शुरू करो, इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। हारिस कहकर खाने पर झुक गया और खाने लगा। जोया ने बेदिली से खाना खाना शुरू किया, लेकिन उसका जहन कहीं और अटक गया था। बहुत बेटा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत घर वापस आया तो 11:15 बज चुके थे। सारा दिन काम करने की वजह से थक गया था। वो सिर्फ आराम करना चाह रहा था। कमरे में जाते हुए ओहद रुक कर कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं? ओहद चलता हुआ उनके पास आ गया। हाँ बेटा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा बोले, क्या बात करनी है? सब खैरियत है ना? ओहद सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला। हाँ बेटा खैरियत है, बस कुछ बात करनी है। बेटा उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, मेरा मान रखोगे। बाबा आप बोले तो सही, क्या बात है आखिर? बेटा आज अशरफ की कॉल आई थी, वो बहुत परेशान है हया की वजह से। कह रहा था फाया के किए सजा हया को ना देना वरना वो टूट जाएगी। फरूक के लहजे में अशरफ के लिए दुख बोल रहा था। बेटा मैं जानता हूँ जो कुछ फायक ने जोया के साथ किया वो ठीक नहीं किया, मुझे भी दुख है इस बात का, इसलिए मैं अशरफ का दुख समझ सकता हूँ बेटा, आखिर वो भी बेटी का बाप है। और सख्ती से लब आपस में बीचे बाप को सुन रहा था। बेटा तुम हया से शादी कर लो और उसे फायक के लिए की सजा ना देना। बाप की बात पर ओहद ने झटके से सर ऊपर उठाया। हाँ ओहद बच्चे, अशरफ बहुत परेशान है हया की वजह से, लेकिन पापा हया से शादी नहीं कर सकता। आप ताया जी को बोल दे वो हया के लिए कोई और लड़का तलाश कर ले। बहुत मजबूत लहजे में घोया हुआ ओहद बात से फारूक साहब परेशान हो गए। देखो ओहद बच्चे, अब जोया अपने घर की हो चुकी है, खुश है वो वहां, तुम क्यों फायक की किए की सजा हया को दे रहे हो? फारूक साहब बेबसी से बोले, अगर खुश होती तो इसकी आंखें इतनी वीरान ना होती, वहां दग की वजह से खुशी होती। मैंने इसकी बंजार आंखें देखी हैं, मेरा दिल कट गिरा गया। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सका, उसे इसकी खुशियां नहीं दे सका। बहुत दिल में मुखातिब हुआ खुद से, बाबा आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। किस तरह जोया को मैंने आधी आधी रात को रोते देखा है, उसका भी कोई कसूर नहीं था, फिर उसे क्यों सजा दी गई? और रही बात हया की तो वो फायक की बहन है, जिस तरह मेरी बहन रोई तड़पी इसी तरह वो भी रोएगी, फिर फायक को पता चलेगा बहन का दर्द। ओहद के लहजे में हद दर्जा सख्ती थी। बेटा सोच लो, ऐसे फैसले गुस्से से नहीं होते। बाबा मैंने सोच लिया है, मुझे हया से शादी नहीं करनी। ओहद बच्चे ऐसी मजीद नफरत पैदा हो जाएगी।
دلوں میں میرا ایک ہی بھائی ہے، ہمیشہ کے لیے بچڑ جائے گا۔ تم ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو۔ حیا تمہیں پسند کرتی ہے بہت۔ پچھلے کچھ دنوں سے حیا بچی بہت پریشان ہے، ہر وقت چپ بیٹھی رہتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اس وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بابا میرا اب بھی وہی فیصلہ ہے، آپ انہیں بتا دیں۔ عہد باپ سے کہتا کھڑا ہو گیا، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے، آپ بھی سو جائیں بابا۔ عہد باپ سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے فاروق صاحب نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور تھک کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ زویا اور حارث واپس آ چکے تھے۔ زویا گاڑی سے شاپنگ بیگ نکال کر حارث کو دیکھنے لگی، جو اب دروازہ بند کر رہا تھا۔ چلو، حارث کہتا آگے بڑھ گیا۔ زویا پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس ٹائم 12 بج چکے تھے۔ ہال کی لائٹ بند تھی، صرف سین کی آن تھی، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حارث نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ سامنے صوفے پر رخسانہ ٹیک لگائی سو رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر جاگ گئی۔ حارث نے ہال کی لائٹ آن کر دی۔ آگے تم دونوں؟ رخسانہ نفرت سے زویا کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ دیکھتے ہوئے بولی۔ جی امی، آ گئی۔ آپ بتائیں یہاں کیوں سو رہی تھی؟ اندر سوتی بیڈ پر آرام سے، حارث ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو رخسانہ نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ اگر اتنی فکر تھی تو جلدی آ جاتے، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ 12 بج رہے ہیں رات کے، اور گھر میں ماں بہن اکیلی ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ یہ ٹائم ہے واپس آنے کا؟ مانا بیٹا جی بیوی مل گئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تم ہی بھول جاؤ۔ رخسانہ غصے سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے امی، آپ کو اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ میں کوئی بچہ تو نہیں جو یوں دیر سے آنے پر آپ غصہ کر رہی ہے؟ بتا کر گیا تھا اور دیر ہمیں شاپنگ پہ ہو گئی۔ لاؤ زویا امی کا سوٹ دکھاؤ۔ زویا ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جی کہتے آگے آئی اور شاپنگ بیگ حارث کو پکڑا دیے تینوں، اور خود حارث کے اشارے کرنے پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھیں امی آپ کا سوٹ، گرے کلر کا سوٹ جس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ کیسا ہے؟ یہ پسند ہے نا تمہاری؟ یہ سوٹ ماں کے لیے لائے ہو، بوڑھوں والا رنگ؟ رخسانہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں امی، کیا ہے؟ سوٹ کو آپ کی پسند کا رنگ کا ہے یہ۔ حارث کو ماں کی باتوں سے دکھ پہنچا۔ تو ایسا کر اپنی بیوی کو دے دے، یہ سوٹ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کا بھی لیا ہے اور فاطمہ کا بھی، یہ آپ کا ہے، آپ رکھیں۔ حارث نے آرام سے کہا۔ فاطمہ اٹھ کر باہر آ گئی شور کی آواز سے۔ آؤ فاطمہ، یہ دیکھو تمہارے لیے سوٹ لائے، دیکھو کیسا ہے۔ شاپنگ بیگ سے فیروزی اور وائٹ کلر میں کنٹراسٹ سوٹ نکالتے ہوئے بولا۔ فاطمہ چلتی ہوئی پاس آ گئی اور سوٹ لے کر دیکھنے لگی۔ کیسا ہے، پسند آیا؟ حارث نے کہا پیارا ہے کہہ کر سوٹ رکھ دیا اور خود بیٹھ گئی۔ اور یہ زویا کا سوٹ ہے، پنک اور ڈارک بلو میں کنٹراسٹ سوٹ تھا اور چھوٹی موٹی چیزیں تھی۔ فاطمہ نے ماں کو دیکھا، رخسانہ نے ایک تیز نظر زویا کو دیکھا۔ آج کے بعد حارث بچے زویا کو کچھ بھی چاہیے ہو تو لا کر دے گا، میں کچھ لا کر نہیں دوں گی، تو جانے اور تیری بیوی، اور یہ سوٹ جو لائے ہو اسے کسی کو دے دینا، ہمیں نہیں چاہیے کہہ کر رخسانہ اور فاطمہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حارث نے زویا کو اس کی چیزیں پکڑائی اور کمرے میں جانے کو کہا۔ زویا چیزیں اٹھا کر کمرے میں آ گئی اپنے۔ حارث غصے سے اٹھا اور شاپر اٹھا کر ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح کہا آپ نے؟ آخر مسئلہ کیا ہے آپ دونوں کے ساتھ؟ کپڑے میں لایا، باتیں آپ نے ایسے سنائی، کیوں امی؟ رخسانہ نے تیز نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ تو نہیں، تیری بیوی کی زبان بول رہی ہے تجھ میں، پتہ نہیں کیا جو جادو کرا دیا اس نے تیرے پہ۔ آج تک تو نے کبھی ایسی بات نہ کی مجھ سے، اور آج تو مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ جا نکل، جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ نہیں چاہیے ہمیں تیرے کپڑے، لے جا یہاں سے۔ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، مت لیں۔ حارث غصے سے کہہ کر باہر آ گیا۔ حارث سمجھ نہیں پا رہا تھا ماں کو کس بات کا اتنا غصہ ہے جو اتنا کچھ سنا دیا۔ زویا کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی اور رخسانہ کی آوازیں سن رہی تھی۔ بے اختیار زویا کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا اور وہ بے آواز رونے لگی۔ حارث کمرے میں آیا اور زور سے صوفے پر شاپر پھینک کر خود باتھ روم چلا گیا۔ شاپر زور سے پھینکنے پر زویا ڈر کر بیٹھ گئی۔ یکدم ایک گلاس پانی لا دے، باہر نکل کر حارث نے کہا۔ تو جلدی سے زویا اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ حارث نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ جلا لی اور پانی پینے لگا۔ زویا نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ حارث نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔
तुम लेट जाओ, मैं आता हूँ। जोया गिलास टेबल पर रखकर बेड की तरफ बढ़ी। प्लीज लाइट बंद कर देना, हारिस ने कहा। तो जोया लाइट बंद कर दी, बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद हारिस उठकर बेड पर आ गया और सीधा लेट गया। कुछ सेकंड बाद हारिस को जोया की सिसकी सुनाई दी तो हारिस ने जोया की तरफ करवट बदल ली। तुम रो रही हो, प्लीज चुप कर जाओ। मैं जानता हूँ अम्मी ने बहुत गलत बातें की है, माँ है, कुछ कह भी नहीं सकता ही नहीं। तुम प्लीज रो तो मत। अंधेरे में जोया के आंसू साफ करते हुए हारिस ने चुप करवाने की कोशिश की। हारिस का हाथ जोया के गालों पर आया तो जोया और शिद्दत से रोने लगी। प्लीज जोया चुप कर जाओ, ऐसे ना रो तुम। हारिस को समझ नहीं आ रहा था वो जोया को कैसे चुप कराए। प्लीज चुप कर जाओ, ऐसे रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। जोया को शिद्दत से रोता देखकर हारिस ने कहा और अपने हाथ से जोया का आंसू साफ करने लगा। आंसू साफ करने के बाद हारिस ने जोया को अपने साथ लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जोया को सुकून महसूस हुआ तो आंखें बंद कर ली। हारिस को जोया को ऐसे रोता देखकर दुख पहुंचा था। हारिस ने जोया को सुकून से सोता देखकर आंखें बंद कर ली। सुबह काफी लेट जोया की आंख खुली थी। हारिस नाश्ते किए बिना चला गया, जिसका जोया को दुख भी हुआ। जोया हाथ मुंह धोकर किचन में आई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी तो उसकी नजर सेक पे पड़े बर्तनों पे ढेर पे पड़ी। नाश्ते का इरादा तर्क करते हुए सबसे पहले बर्तन धोने लगी और उसके बाद सारे घर की सफाई की। तकरीबन 12:45 के करीब फारिग होकर अपने लिए नाश्ता बनाया और लेकर रूम में चली गई। फातिमा और रुखसाना दोनों का जोया के साथ मूड ऑफ था। जोया बिना कसूर के चोर सी बन गई अपनी नजरों में। नाश्ता करने के बाद जोया फ्रिज में पड़ी सब्जी कद्दू उठा के काटने लगी। खाना बनाने तक दोनों माँ बेटी कमरे से ना निकली। रोटी बनाकर जोया अपने कमरे में आ गई और नहाने चली गई। फातिमा आई और अपने और माँ के लिए खाना डालकर कमरे में ले गई। शाम को हारिस वापस आया तो रुखसाना बाहर लान में बेटी तस्बीह पढ़ रही थी। हारिस सलाम करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। जब पीछे से रुखसाना ने आवाज देकर उसे अपने पास लाया। जी बोले, नाराज हो तुम क्या? नहीं, मुझे क्या सूरत है आपसे नाराज होने की? हारिस ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर नाराज नहीं हो तो सुबह मुझसे मेरे बगैर चले गए थे। रुखसाना ने हारिस के चेहरे पर पहली संजीदगी को देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है रात को आपने जो कुछ किया है वो ठीक था? किस चीज के लिए आपने इतनी बातें सुनाई है? मैं आपसे पूछ कर गया था। अगर हमें थोड़ी सी देर हो गई तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। और जिस नफरत और गुस्से से आप जोया की तरफ देख रही थी, मुझे शक होने लगा है कि ये वाकई ही आपकी पसंद थी। हारिस एकदम फट पड़ा। हारिस को गुस्से में देखकर रुखसाना फौरन बोली, तुम गुस्सा ना करो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम इतने देर घर से बाहर रहे, मेरा घर से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं हुआ या जोया के साथ रहना, क्योंकि आज तक मुझे याद पड़ता है मैं रात को 3-3 बजे तक घर से बाहर रहता था। तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया था जितना रात को आया है। हारिस की बात सुनकर रुखसाना खुद चुप लगी। और हाँ अम्मी, जोया के साथ अपना रवैया आप ठीक रखें। अभी उसे दिन ही कितने हुए हैं यहाँ आए हुए और आप उसे बातें सुनाने लगी। हारिस माँ को कहता अंदर दाखिल हो गया। हाँ, बड़ा आया मुझे कहने के अपना रवैया जोया के साथ ठीक रखो। फलक ठीक कहती थी, तू हाथ से निकल जाएगा। आखिर जादूगरनी ने अपना जादू चला ही दिया तुझ पर हारिस। लेकिन मेरा नाम भी रुखसाना बेगम है। नफरत से रुखसाना खुद से मुखातिब हुई। 2 माह बाद जोया और हारिस काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इन 2 माह में हारिस ने जोया का हर तरह से ख्याल रखा। जोया के साथ हंसी मजाक करता और हफ्ते में एक बार उसे बाहर घुमाने लेकर चला जाता। इन 2 माह के दौरान जोया लड़की के मैसेज वाला वाक्य भी भूल गई थी। हर तरह से जोया का एतमाद जीत चुका था और रिश्ता निभा रहा था। रुखसाना ने अपनी फितरत ना बदली और जोया के साथ ठोक ठकाई करती रही और तंज के तीर चलाती रही, जिसे जोया चुपचाप करके सुनती और कोई जवाब ना देती। आगे से जोया नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो, इसलिए रुखसाना की हर कड़वी बात का चुप करके सह जाती। हारिस में जोया को अब तक कोई बुरी आदत नजर नहीं हुई थी, सिवाय स्मोकिंग करने के और लेट घर आने के। आज कितने दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ होते जा रहे हो। कॉल करूं तो इसका जवाब भी नहीं देते और ना कि मेरे मैसेज का जवाब देते हो। बालों में हाथ फेरते हुए कहा गया। हाँ, कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका इस हफ्ते, वरना हफ्ते में 2 दिन लाजमी आता हूँ।
गोद में सर रख के लेटते हुए बोला, जानती हो हफ्ते में 2 दिन तुम आते हो, लेकिन जब अपना दिल होता है तब नाराजगी से कहा गया। नाराज ना हो डार्लिंग, आज यही हो तुम्हारे पास, दिल खोल कर बातें कर लेना मुझसे। खब्बासत से आंख मारते हुए बोला, तुम नहीं बाज आओगे। मुझे तुम ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी में क्या रखा है? उनसे पूछो जो शादी करके पछता रहे हैं। हम ऐसे ही ठीक हैं, कम से कम हमें पछताना तो नहीं पड़ता ना किसी बात के लिए। कहते हुए हाथ पकड़कर लब्बों के साथ लगा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? आखिर को मैं भी लड़की हूँ, लोग मुझसे भी सवाल करेंगे, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अभी तो लोगों को पता नहीं। जिस तरह तुम चुप करके मेरे फ्लैट पे आते हो, अगर किसी दिन पता चल गया तो? तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरे होते हुए मैं हूं ना। वैसे एक बात तो बता दो, तुम जैसी लड़की को लोगों की बातें की परवाह कब से होने लगी? अपनी बहन का कैसा बोल गई हो क्या तुम? किस तरह शादीशुदा होकर उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात और दोस्तियां थी, लेकिन मुझ में और मेरी बहन में बहुत फर्क है। तुम ये बात क्यों भूल रहे हो? आज दिन तक मुझे तुम्हारे सिवा किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। तुम वो पहले मर्द हो जिसे मैंने अपने करीब आने दिया। खफकी से कहा गया। जानता हूँ, इसलिए तो तेरे पास ही आता हूँ, औरों के पास नहीं जाता। अच्छा छोड़ो सब बातें, ये बताओ क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। गोद से सर उठाकर बैठते हुए बोला, मटर कीमा बनाया है, तुम बैठो खाना लाती हूँ कहकर उठकर किचन में चली गई खाना लेने के लिए। कहानी जारी है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दें, ताकि मजीद मैं इस कहानी के पार्ट अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।